हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडियाज़ के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। लेट्स क्रैक जेई विद अस माय डियर, लेट्स क्रैक इट। आप हमारे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, हम और आप मिल के जेई को निकालेंगे। ठीक। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री से कर रखा है। ठीक है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। मोर देन प्लस 6 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से प्ले स्टोर पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। नाउ माय डियर, आप हमें से क्यों जुड़ेंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं जुड़ने के। तो देखिए, सबसे पहला जो बेनिफिट है उस बेनिफिट का नाम है डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको मौका देता है कि आप एजुकेटर के साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे साथ अपने डिस्कशन, अपने डाउट्स को 1 to 1 पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो आप वहाँ से पूछ सकते हो। दूसरा, हम आपके साथ पोलिंग करते हैं। पोलिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है, कितने बच्चों ने सवाल को रॉन्ग किया है। आपने उस सवाल को किया तो है, लेकिन उस सवाल को कितने सेकंड्स में ख़त्म किया है, आपकी रैंक क्या है, ये सारा चीज़ अपन लोग पोलिंग में डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ माय डियर लाइव क्विज एंड टेस्ट चलते रहते हैं। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ ये भी ज़रूरी है कि आपका एनालिसिस कितना है, आपने कितनी पढ़ाई की है, आपका परफॉर्मेंस कहाँ पे है, आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको अभी और कितना हार्डवर्क करना है। ये सब कुछ की ज़रूरत होती है। इसके लिए अनअकैडमी आपके साथ जब कनेक्ट होगी तो आपका मॉक टेस्ट होगा, रेगुलर बेसिस पे क्विज होंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी। इन क्लासेस में हम आपके साथ आपका परफॉर्मेंस जज करेंगे। नेक्स्ट इज़ यार, स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान होता है। अनअकैडमी की एक टीम जिसमें हर एक मेंबर को एक फिक्स पैटर्न और फिक्स मैनर में वर्क दिया गया है, सो दैट वो आपके साथ कंफर्टेबल हो सके और हमारे साथ हम और आप मिल के आपके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है। इसलिए हमारा एक स्ट्रक्चर्ड क्लोज प्लान है, फिक्स प्लान है कि ये करना है, ये शेड्यूल क्लास है। हर तरह के काम हमारा पहले प्री प्लान्ड होता है। नेक्स्ट इज माय डियर अनलिमिटेड एक्सेस। नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी कोचिंग में होते हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपने पढ़ा और आपको लगा कि दोबारा आप जब घर आए तो आपको लगा कि नहीं, मुझे तो वो चीज़ दोबारा सुननी चाहिए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, या मैं यार क्या मिस कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको लगता है कि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मिस हो गया। या किसी रीज़न से आप जो है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है या वगैरह वगैरह का कोई भी रीज़न हो पाया, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए या क्लास मिस कर बैठे, तो आपकी वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाता है। अनअकैडमी कहता है कि इन केस अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो हमारे साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी होती है। हम इस रिकॉर्डेड क्लास में आप जब चाहें अपने कंफर्ट जोन पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ माय डियर हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान। हमारा प्लान बहुत ही इकोनॉमिकली है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। मैं इसे बार बार इकोनॉमिकल वर्ड यूज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के बड़ी बड़े अगर आप इंस्टीट्यूट को देखते हो तो वो इस टाइम में भी आपसे साल का करीबन करीबन 1.5 से 2 लाख करीब मांगते हैं। वो कहते हैं कि पूरे साल भर की जो फ़ीस है वो 1.5 लाख के करीब है। जबकि आप हमसे कनेक्ट होते हो तो देख सकते हो 12 मंथ की फ़ीस ओनली एंड ओनली 30K है, दैट इज़ 30,000 है। और 30,000 के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप हमसे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो अगर आप मेरा ये कोड टाइप करते हो। दैट इज़ कोड इज़ DHIREN, दिस इज़ माई नेम धीरेन। ऐसा करने से आपकी जो फीस हो जाएगी वो 27K हो जाएगी। अब आप सोचो कि 27K में 3 सब्जेक्ट दैट इज़ PCM पढ़ रहे हो। इंडिया की शायद ही कैसे कोई इंस्टीट्यूट होगा जो इतने सस्ते फीस में आपको पढ़ाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास बच्चे टाइम है, मौका है, आपको लगता है कि नहीं आपको और हार्डवर्क करना है, तो आप मेरी मानिए तो 12 मंथ की जगह 24th मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए। है क्या, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा 5,000 पे करके आप 12 मंथ की जगह आप हमसे 24 मंथ के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। और सोचिए 12 मंथ की कनेक्टिविटी, आपकी और मेरा रिलेशन पक्का एग्ज़ाम को क्रैक करने में हासिल तो हो ही जाएगा। ठीक है। तो फटाफट बिना सोचे
आप हमसे कनेक्ट हो जाइए, इस अमाउंट को पे करिए और प्लस कोर्स का एंजॉय लीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इतना अमाउंट एक साथ आपसे नहीं पे किया जाएगा तो आप हमारा नो कॉस्ट EMI बेस्ड सिस्टम को भी अवेल कर सकते हो। हमारी EMI 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ में होती है। तो आप सोचो कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप EMI में जा रहे हो तो सोचो कितना आपको अमाउंट कम पड़ रहा है, दैट इज़ सिर्फ 2250 रुपीज़। इतने कम EMI में तो यार 3 सब्जेक्ट शायद ही कोई पढ़ाएगा, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। सोचो आप एक बार माइंड में लाओ, इससे अच्छा कोई प्लान नहीं हो सकता, ठीक है। अगेन वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। मैं एक सीरीज़ को शुरू कर चुका हूँ। इस सीरीज़ का नाम रखा है मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। सीरीज़ को स्टार्ट करने का मेरा मोटिव यही था कि मैं सारे टॉपिक तो नहीं कवर कर सकता, लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम में बहुत बार टॉपिक आए हुए हैं, क्यों ना उसको प्लान किया जाए, उसको स्टार्ट किया जाए, ठीक है। उसी सीरीज़ में हमारी सीरीज़ चल रही है केमिकल बॉन्डिंग की, और आज केमिकल बॉन्डिंग का 7th पार्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब 6 पार्ट हम आपको पढ़ा चुका हूँ। आपसे हम्बल वाली रिक्वेस्ट है कि जब आप इस 7th पार्ट को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपस में सब इंटरलिंक्ड हैं, सब इंटररिलेटेड हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो ब्रिज बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इन दोनों को पढ़ाने से पहले पार्ट 6 का एक पार्ट टॉपिक रह गया है। मैंने आपको पार्ट 6 में बैक बॉन्डिंग पढ़ाई थी, और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बैक बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं उसको कवर करूंगा जो कि पार्ट 6 का कंटिन्यू पार्ट है, उसके बाद आज इस पार्ट 7 को शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं अपना टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन बैक बॉन्डिंग एंड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस एंड बैक बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस होता है। बहुतों को लगता है कि ये तो सेम चीज़ है, बट मैं आपके आज कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसमें स्लाइटली सा डिफरेंस है, स्लाइटली सा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग बैक बॉन्डिंग करते हैं तो बैक बॉन्डिंग की बेटा मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। मैंने बताया था कि कंडीशन 2p होती है, 2p 3p होती है, जिसमें 3p 2p को देता है, और तीसरी कंडीशन होती है 2p 3d कंडीशन, जिसमें 2p वाला 3d को देता है, ठीक है। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग में एक डिफरेंस यही होता है कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है तो एक टाइप का बैक बॉन्डिंग, बट एक ऐसा बैक बॉन्डिंग जिसमें 2p से इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, किसमें, 3d में मूव करें, और इसके मूव करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हो या प्रोबेबिलिटी हो, वो मोर देन 1 टाइम हो। क्या बोला मैंने? वो मोर देन 1 टाइम हो। जब कभी भी 2p से 3d में जाते टाइम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज मोर देन 1 टाइम हो, तो आप उसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बुलाते हो। मैं एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल लेता हूँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का। एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा। लेट्स सपोज करिए ये कोई कॉम्प्लेक्स है और एक कॉम्प्लेक्स ये है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से किसके अंदर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, तो आप कहोगे बैक बॉन्डिंग तो सर दोनों में हो रही है, लेकिन जरा देखो कि ये लोन पेयर के पास 2p से इस 3d में यहाँ पे भी जाया जा सकता है, यहाँ वाले पे जाया जा सकता है, और यहाँ पे भी जाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि आपको पहली कंडीशन है कि 2p से सिर्फ 3d में ही जाना चाहिए, और दूसरी बात, जाने की पॉसिबिलिटी मोर देन 1 होनी चाहिए, तभी वो आपकी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कहलाती है। क्या बोला? जाने की पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 होनी चाहिए,
ठीक है, और डी में ही जाना चाहिए, तो ही वो जाके डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ये बैक बॉन्डिंग तो है, समझिएगा बात को, ये बैक बॉन्डिंग तो है बेटा, लेकिन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ये नहीं है। क्या बोला मैंने? ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं है, ये बैक बॉन्डिंग है। जबकि इसको आप क्या बोलोगे? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलोगे। कुछ टीचर्स इसको बैक बॉन्डिंग बोल देते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं टीचर्स, बट सच्चाई ये नहीं है, थोड़ा सा डेप्थ यही है। द डिफरेंस बिटवीन द डी ऑर्बिटल रेजोनेंस एंड बैक बॉन्डिंग इज दिस। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ, आपको ये बताना होगा कि इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। आइए देखिए some more examples of d orbital resonance. Of d orbital resonance. देखिए, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, मैंने ऐसे ले लिया ये। अब आपको बताना है कि क्या इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप कुछ नहीं करोगे, इसके स्ट्रक्चर को ऐसे लो और स्ट्रक्चर को खोल दो और देखो कि क्या जो मैंने आपको कंडीशन बताई है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या 2p से 3d जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जाने की पॉसिबिलिटी मोर देन 1 है, मोर देन 1 पॉसिबिलिटी है। तो देखो बेटा, हाँ यहाँ पे भी जा रहा है, हाँ यहाँ पे भी जा रहा है, और यहाँ, तो ये इसके अंदर क्या है? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रहा है। उसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं ओ SiH3 का होल थ्राइस, और मैं आपसे पूछूं क्या इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, तो बहुत बढ़िया, होगा ही होगा यार, 2p से 3d को जा रहा है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं क्या इसमें क्या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है CF3 प्लस में, CF3 प्लस में क्या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछूं क्या हो रहा है, आप लॉजिक सोचो। तो देखो यार, इस बार ये 2p है और ये भी 2p है, तो ये इधर को इधर ट्रांसफ़र कर रहा है, ये इधर से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब बैक बॉन्डिंग तो है। क्या बोला मैंने? बैक बॉन्डिंग तो है, लेकिन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं है। मेरी बात को पकड़ पाया? मैंने कहा कि बैक बॉन्डिंग तो है, लेकिन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की जो कंडीशन आपके सामने है वो उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर कट है, एकदम बात समझ में आ रही है कि क्या डिफरेंस है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में और क्या डिफरेंस है बैक बॉन्डिंग में। सारे डी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, बट सारी बैक बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल हो सकती है। मैंने बहुत तगड़ा वर्ड यूज़ किया, क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन सारी बैक बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल का हिस्सा जरूर हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली डी ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग तो है ही है, मतलब डी ऑर्बिटल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग है ही है, लेकिन बैक बॉन्डिंग है तो डी ऑर्बिटल होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ बैक बॉन्डिंग तो है लेकिन डी ऑर्बिटल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग तो हो सकती है लेकिन डी ऑर्बिटल नहीं हो सकता, बात रखनी है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए कहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है और कहाँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं हो रहा है। एक जरा और लास्ट आप पता चल जाएगा, आप रिवाइज करके नहीं आए हो कि नहीं आए हो। ये यहाँ लिख देता हूँ सिंगलेट। अब आप मुझे बताइए कि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का एग्जांपल है, जो सिर्फ बैक बॉन्डिंग का कंडीशन है। तो ट्राई करिए, याद करिए, स्टॉप करिएगा वीडियो को, पॉज करिएगा, फिर सोचिएगा। अभी मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। जब मैं इसको सिंगलेट बोल रहा हूँ तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सिंगलेट होने का मतलब ये लोन पेयर नहीं है, ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, ये हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अब आप बताइए कि क्या इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर सकता है? हाँ भाई, कर तो सकता है, लेकिन ये किससे कर रहा है? ये 3p से कर रहा है। और ये किस में जा रहा है बेटा? तो ये 2p में जा रहा है। तो आप देखो, ये
3p से कर रहा है और वो 2p में जा रहा है, तो जब ये 3p से कर रहा है और ये 2p में जा रहा है तो बैक बॉन्डिंग तो है। क्या बोला मैंने? बैक बॉन्डिंग तो है, लेकिन इसके अंदर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इसके अंदर इस एग्जाम्पल में नहीं है। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस होता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में और क्या डिफरेंस होता है बैक बॉन्डिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज अपने नए टॉपिक की तरफ आते हैं, जो मैंने नया टॉपिक आपसे कहा था, दैट इज ब्रिज बॉन्डिंग। नाउ माय डियर, ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे बनती है और कैसे इसका क्या रोल है केमिस्ट्री में। ऐसा है कि ब्रिज बॉन्डिंग भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ वालों का कंसेप्ट है। मैंने जैसे कि आपको बताया था, स्पीशीज़ 3 तरह की होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ का ही एक पार्ट है। अब ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होती है और उनका ऑक्टेट भी पूरा नहीं होता है, तो वो कहाँ को जाते हैं? ब्रिज बॉन्डिंग को जाते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? जिस स्पीशीज़ के अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है किसी रीज़न से, तो वो स्पीशीज़ आपके ब्रिज बॉन्डिंग में जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका BH3। अब BH3 के अंदर अगर बात करूं बेटा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो बेटा नेचर में ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, बात समझ में आ रही है? अब लेकिन इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो आप बताइए क्या इसका हक नहीं है कि अपने आप को स्टेबल करे? आपको नहीं लगता कि हर इंसान का, हर स्पीशीज़ का हक होता है अपने आप को स्टेबल करने का, ऑक्टेट अपना पूरा करना चाहता है? तो ये स्पीशीज़ कहाँ जाए? तो ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं है, वो स्पीशीज़ क्या बनाने सोचती हैं? ब्रिज बनाने सोचती हैं। अब आपके मन में सवाल अगर आ रहा है कि ज़्यादा स्टेबल कौन, तो अभी हम बात करेंगे। वैसे बता दूं ऊपर से, जो बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग जो होती है, बैकिंग लिख दिया मैंने, सॉरी, जो बैक बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है ब्रिज बॉन्डिंग से। इसके पीछे कारण है, कारण बता देता हूँ कारण। ऐसा है कि बैक बॉन्डिंग के अंदर इंट्रा बॉन्डिंग होती है और इसके अंदर इंटर बॉन्डिंग होती है। इंट्रा मतलब दूसरे के साथ बॉन्डिंग, अपने अंदर बॉन्डिंग करता है, सॉरी, और इंटर मतलब दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं ना भाई, जैसे BH3 और BH3 जब कंबाइन करें तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं, तो वो ब्रिज है, तो वो इंटर है, अपने अंदर ही कंबाइन कर रहा है। जैसे भाई हम एग्जाम्पल बार बार लेते थे BH3, तो इसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी और से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके घर वाले ही इसको पैसा दे देंगे। तो एक इंट्रा बॉन्डिंग और एक इंटर बॉन्डिंग है, तो दोनों ही टाइप की बॉन्डिंग, ठीक है तो दोनों टाइप की बॉन्डिंग, लेकिन एक इंट्रा बॉन्डिंग है और एक आपकी इंटर बॉन्डिंग है। तो इंट्रा बॉन्डिंग आर मोर स्टेबल देन इंटर बॉन्डिंग। इसलिए एक बात याद रखिएगा, पहली स्पीशीज ये चाहता है कि वो बैक बॉन्डिंग करे। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तब आप उसके ब्रिज के लिए सोचिएगा। क्या बोला मैंने, क्या कहा? पहली स्पीशीज क्या चाहेगा? बैक बॉन्डिंग चाहेगा। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है देन वो कहाँ पे जाएगा? वो ब्रिज की तरफ जाएगा। अदरवाइज वो चांसेस उसकी होगी बैक बॉन्डिंग की, बिकॉज अभी मैंने कहा कि बैक बॉन्डिंग इज अ इंट्रा फिनोमेना एंड ब्रिज बॉन्डिंग इज अ इंटर फिनोमेना, एंड इंट्रा फिनोमेना आर स्लाइटली मोर स्टेबल देन द इंटर फिनोमेना, दैट्स व्हाई ऐसा होता है। ठीक है, अब इतनी बातें बताने के बाद है क्या ब्रिज बॉन्डिंग, तो ये देखने जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। एक मॉलिक्यूल है BH3 और BH3 को ऐसा देखा गया है कि वो इक्विलिब्रियम में 10⁵ टाइम्स अपने B2H6 फॉर्म में रहता है। किसमें? BH3 जो है 10⁵ टाइम्स B2H6 फॉर्म में रहता है।
थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज हो इक्विलिब्रियम की, तो अगर 10⁵ लिखा है तो उसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में रहना चाहती होगी, प्रोडक्ट फॉर्म में रहना चाहती होगी, मतलब B2H6 फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू BH3 के। अब ऐसा पाया गया कि जब वो B2H6 के हाइड्रोजन की स्टडी की गई, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, कैसे आया अभी हम बात करते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे हाइड्रोजन की एक NMR स्पेक्ट्रा होता है, NMR स्टडी होती है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ पे नापते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा बुलाते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि जो हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है, जबकि भाई देखा जाए तो हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन के कंपाउंड में सेम फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इन दो हाइड्रोजन की अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है, जबकि इन दो हाइड्रोजन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ये 4 कोने वाले, इसको हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन बुलाते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन बुलाते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी और ये जो सेंट्रल हाइड्रोजन है वो अलग अलग है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्मिनल है इज नॉट इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंट्रल। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या पाई गई, अलग पाई गई। अब अगर NMR स्पेक्ट्रा में या स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी में ऐसा देखा गया कि दोनों हाइड्रोजन की वाइब्रेशनल एनर्जी, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो उसका मतलब दो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हैं, उनका डिफरेंट नेचर है। अब हमको यही समझना है कि इनका डिफरेंट नेचर क्यों है, क्या कैसा है और क्या होता है डिफरेंट नेचर, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2 सेंट्रल एटम है, समथिंग लाइक ये वाले 2, भाई BH3 मेरे 2 सेंट्रल एटम हैं, और मैं इन 2 सेंट्रल एटम को सेंटर टू सेंटर बॉन्ड बनाऊं, सेंटर टू सेंटर बॉन्ड बनाऊं, तो शायद पॉसिबल नहीं है। भाई बोरॉन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इधर वाला बोरॉन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, भाई दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यार दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। और जब भी कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगे, वो कभी भी सेंटर टू सेंटर बॉन्डिंग नहीं करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसे स्पीशीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी और वो आपस में कंबाइन करना चाहेंगे, तो वो सेंटर टू सेंटर बॉन्डिंग नहीं करेंगे, जैसे ये आपके सामने। जबकि आपसे अगर मैं बोलूँ कि बेटा C2H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आप खटक से बनाते हो। ये क्यों बना पा रहे हो ऐसा, तो आपको पता है कि ये दोनों स्पीशीज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना तो इलेक्ट्रॉन कम है। तो अगर स्पीशीज रिच हुआ या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हुआ, तो वो सेंटर टू सेंटर बॉन्डिंग कर सकता है, सेंट्रल एटम डायरेक्टली आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, वो सेंटर से कंबाइन नहीं हो सकता। अब अगर कोई सेंट्रल एटम आपस में सेंटर टू सेंटर कंबाइन नहीं होंगे, तो उनको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, और वो सहारा हाइड्रोजन्स का लेते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि वो ब्रिज बना रहे हैं। ब्रिज का मतलब होता है पुल। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एक पुल बना रहा है कि हाँ यार तुम दोनों ही साथ हो और तुम दोनों का हिस्सा ये है। भाई हम पुल क्यों बनाते हैं, आपको पता है ना भाई, ब्रिज क्यों बनाया जाता है। कहीं पे भी अगर आप ब्रिज देखते हो तो ब्रिज क्यों बनाते हो, तो ब्रिज मेन बनाने का कारण ये है कि 2 पॉइंट्स को जोड़ा जा सके। भाई 2 जगहों को जोड़ना है तो आप ब्रिज का सहारा लेते हो। तो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम स्पीशीज, ये सेंट्रल एटम स्पीशीज, ये सेंटर टू सेंटर तो जुड़ नहीं सकते, इसलिए ये किसका सहारा लेंगे, ब्रिज का सहारा लेंगे। और वहाँ पे ब्रिज और पुल का काम करेगा आपका कौन, हाइड्रोजन। अब सोचो कायनात में एकदम केमिस्ट्री एकदम अलग है। हाइड्रोजन सोचो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी बोरॉन के साथ परमानेंट बॉन्ड में है, और वो बोल रहा है नहीं मैं ब्रिज बनाऊंगा, तुम दोनों को मिलाऊंगा। तो सोचो बहुत बड़े दिल वाली बात हो गई। ये कहते हैं ना कि यार आपके पास कुछ भी नहीं लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, ये वही वाला हाल है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी बेचारे बोरॉन के साथ शेयरिंग में लगा रहा है। अब वो दूसरे बोरॉन को कहता है कि चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ और तुम दोनों की मैं मिलाप कराऊंगा, तुम दोनों का मैं ब्रिज बनवाऊंगा।
तो सोचो यहाँ पे उस हाइड्रोजन के साथ कैसा क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसी तर्ज पे हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इस बेचारे हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ होगा। तो आइए, बहुत अच्छी कहानी है ये। मान लीजिए ये मेरे 2 BH3 हैं, मान लीजिएगा मेरे ये 2 BH3 हैं, मेरे बस बनाने का तरीका स्टाइल अलग है। अब इस BH3 के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पे है और इस एक BH3 के साथ एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पे है। अब हाइड्रोजन करते क्या हैं, हाइड्रोजन करते क्या हैं, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन हैं ये डांसिंग करते हैं। बोलोगे ये क्या हो रहा है? तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करता है, और जैसे ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करता है वो तुरंत यहाँ पे शिफ्ट करता है इस ऑर्बिटल में। सेम एज जिस साइमल्टेनियस प्रोसेस से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है उसी टाइम पे ये भी बॉन्ड टूटेगा और यहाँ वाला हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसको कुछ हायर बुक्स डांसिंग ऑफ हाइड्रोजन बुलाती हैं। भाई हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो शिफ्ट हो रहे हैं इस वाले बोरॉन के, और ये वाले इधर शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब कुछ आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। अभी मैं साइड वालों को नहीं बना रहा, यहाँ आप देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दिख रहे हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों के बीच में, ये हाइड्रोजन, ये बोरॉन और ये बोरॉन, इन तीनों के बीच में ये 2 हाइड्रोजन शेयर हो रहे हैं। यही हाल जैसे ऊपर हो रहा है एकदम सेम हाल बेटा नीचे भी यही हो रहा है, एकदम सेम हाल एकदम नीचे भी यही हो रहा है। इट्स समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ शेयर कर रहा है। क्योंकि ये इनके साथ ये जो 2 हाइड्रोजन देख रहे हो इसको आप बोलते हो डांसिंग ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन्स। क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन्स एकदम ब्रिज का काम करते हैं और ये 2 हाइड्रोजन इधर से कूद के इधर को जाते हैं, और जब तक ये यहाँ से यहाँ जाता है तब तक ये वाला हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस ऑर्बिटल में जाता है। मतलब ये ऐसे ऐसे कह सकते हो, मंकी जंपिंग बोलो या डांसिंग ऑफ हाइड्रोजन बोलो या ब्रिज बोलो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, केमिस्ट्री वर्ड है, ठीक है। कुछ लोग इसको बनाना बॉन्डिंग भी बुलाते हैं, क्योंकि ये एट द एंड इसकी जो शेप नज़र आती है लोगों को बनाना की तरह नज़र आती है। टू बी वेरी फ्रेंकली मुझे नज़र नहीं आती है, ठीक है। मैंने कभी ऐसे बनाना नहीं देखा, लोगों को लगता है कि ये कैसे कुछ बनाना होगा, ये वाला। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक ऐसा कुछ फ्रूट बनाना दिख रहा है इनको, तो इसको कुछ लोग बनाना बॉन्डिंग भी बुलाते हैं। लेकिन सही तरीका ये है कि आप इसको ब्रिज बॉन्डिंग बोलो, जिसमें हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ से शिफ्ट करता है इधर और इधर वाला शिफ्ट करता है इधर। मतलब ये साइमल्टेनियस मूवमेंट है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती, भगते रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डांसिंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको ये समझ में आ रही होगी कि ऐसा कर रहे हैं। अब मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा करने से मिला क्या? तो देखो B2H6 में जो कॉम्प्लेक्स है, वो BH3 वाले कॉम्प्लेक्स से कहीं ज़्यादा स्टेबल है। और आप शुरुआत से जानते हो कि हम पढ़ते ही केमिकल बॉन्डिंग को स्टेबिलिटी के लिए हैं। हमेशा जब भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ स्टेबिलिटी देखो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाता हूँ स्टेबिलिटी देखो। आप और कुछ नहीं देखते, सिर्फ मेन स्टेबिलिटी देखते हो, कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी का खेल है, समझ मेरी बात आ रही है? ये स्टेबिलिटी का खेल है। स्टेबिलिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ से यहाँ मूव करते हैं और एक ब्रिज फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्लियर कट है। तो इसी वजह से ऐसी बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन, बाकी 4 हाइड्रोजन ये डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसको मैं डिफरेंट कलर से ही दिखा रहा हूँ, ओके। इन चारों हाइड्रोजन को हम लोग बुलाते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बुलाते हैं? ये आपके टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं, ये 4। और ये जो 2 हाइड्रोजन में अभी मैंने बताए, इसको आप चाहे तो ब्रिज हाइड्रोजन बुलाओ,
चाहे आप इसको डांसिंग हाइड्रोजन बुलाओ, चाहे आप इसको बनाना हाइड्रोजन बुलाओ, बनाना बॉन्ड से बने वाले हाइड्रोजन को बुलाओ, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन की दो दो वैलेंसीज हैं। तो आपसे हम्बल वाली रिक्वेस्ट है, इसके देखने का नज़रिया बदल दो। याद रखना इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं? 2। तो यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियस हैं भाई। आप लॉजिक सोचना मेरे साथ कि एक न्यूक्लियस बोरॉन के पास होगा, इधर वाले बोरॉन के पास, एक न्यूक्लियस इधर वाले हाइड्रोजन के पास है, और एक न्यूक्लियस इधर वाले बोरॉन के पास है। तो टोटल मिला के अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो कितने न्यूक्लियस हुए? तो 3 न्यूक्लियस हुए। और इन 3 न्यूक्लियस के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? तो आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इसलिए कुछ बुक्स इसको ऐसे 3n2c लिखती हैं, 2e लिखती हैं, या 3c2e लिखती हैं। यहाँ पे c जो है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। इसकी हिंदी होती है कि 3 न्यूक्लियस के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब आपको पता है कि बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन में काम हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली आप ये देख रहे हो, ये जिस रेट से यहाँ से टूटेगा उसी रेट से यहाँ से भी टूटेगा। ये बात याद रखना, ये बात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया यहाँ पे हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, उसके बाद हाँ है कहाँ 2, वो तो बस बताना ये चाह रहा है कि यहाँ वाली बॉन्ड टूट रही है तो जो 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो रहे हैं वो यहाँ जम कर जा रहे हैं। सेम एस ये वाली जैसे ही बॉन्ड टूट रही है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर जा रहे हैं? यहाँ जम कर जा रहे हैं। इसी वजह से इसको हम लोग डांसिंग ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, डांसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोल सकते हो, ठीक है। तो आपने ये पाया कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ये भी है। और बेटा थोड़ा डायग्राम और गंदा हो जाएगा ऐसे करूँगा तो, ये देखो 3 ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम गंदा हो गया क्या? तो एक बार दोबारा बना देते हैं। तो आपसे पूछेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने स्पीशीज? तो आंसर इज 2 भाई, 2 ब्रिज बॉन्डिंग है। अच्छा इनके बीच में कितने हैं, कितने सेंटर हैं? एक ये भाई, एक न्यूक्लियाई इसके पास, एक न्यूक्लियाई इसके पास। तो कितने न्यूक्लियाई? 2 न्यूक्लियाई। कितने इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में होंगे? तो भैया सबको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 सेंटर 2 न्यूक्लियाई के कितने? देखो 1 2 और ये 2 4। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 4 और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने बेटा? 2, ठीक है। क्लियर कट है, एग्जाम में पूछता है कितने सेंटर का कितना, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर वो पूछता है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है इन बोरॉन्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो यार, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं, एक बार बना लेता हूं। तो उसको देखने का नज़रिया कुछ ऐसा होता है भाई। देखा जाए तो इसको कुछ ऐसे देखोगे, इसको ये एक तरफ 4, मतलब ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? देखो तो 1 2 3 तो खुद के साथ थे और एक टाइम पे इधर से भी मिला। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। मतलब क्या हो गया? sp3 हो गया। हाइड्रोजन के पास तो देखो s ऑर्बिटल होता है, इसलिए एक ही s, और यहाँ वाले के नज़रिए में देखो तो sp3। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? sp3s sp3। एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बताया है मैंने कि sp3s sp3। हाँ, ये ज़रूर पूछेगा ऐसे कि भाई BH3 से जब तुम B2H6 में पहुँचे तो S कैरेक्टर बढ़े या घटे? क्या बोला मैंने? BH3 से जब तुम B2H6 में पहुँचे तो S कैरेक्टर बढ़े या S कैरेक्टर घटे? तो देखो यार, BH3 में यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 थी। अगर प्योर BH3 होता, मैं 3 सिग्मा बॉन्ड होते ना यार। और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन क्या है बोरॉन की? वो है आपकी sp3। अब सवाल है कि यहाँ पे जो s करेक्टर है वो कितना है? 33% s करेक्टर है। और यहाँ पे जो s करेक्टर है वो आपको पता है 25% s करेक्टर है। तो यहाँ से यहाँ जाते टाइम s करेक्टर क्या हो गए यार? डिक्रीज कर गए।
तो जब आप sp2 से sp3 जा रहे हो या डाइमराइज कर रहे हो, इसको मिक्स कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, तो एस कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और डिक्रीज होना भी चाहिए। डिक्रीज इसलिए होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड परमानेंट नहीं है वो दोनों जगह शेयर हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो एस कैरेक्टर क्या होगा, बटेगा। भाई पहले 3 में था, अब वो 4 में शेयर हो रहा है। पहले मैं कहूँगा कि मेरे यहाँ 3 खाने वाले थे, अब मेरे यहाँ 4 खाने वाले आ गए, तो खाना तो उतना ही है ना यार, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया क्या? कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है? नहीं है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो वो और क्या हो रही है, शेयरिंग बढ़ रही है। जब शेयरिंग बढ़ेगी तो बंटवारा होगा, तो मुझे पहले ज़्यादा पैसा खाने को मिल रहा था, अब थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पे भी वही है, पहले वो 33.3% का इस करेक्टर दिखा रहा था, इंडिविजुअल था, तो यहाँ पे गया 25% इस करेक्टर दिखा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार, मॉलिक्यूल तो ज़्यादा स्टेबल तो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा ना यार, B2H6 फॉर्म में। मैंने कहा ना 10⁻⁵ टाइम्स यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। यहाँ देखा जाए तो उसका पार्शली ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट यहाँ पे भी एग्जाम में आएगा कि भाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो आंसर इस बोल देना भैया ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं ये भी। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्यों बोल रहा हूँ, तो यार 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, खाने वाले 3 और खाने की जगह 2, एक न्यूक्लियाई तो खाली रह जाएगा ना हमेशा। अगर मैं देखा जाऊं तो क्या इनका रेशियो बराबर आ रहा है क्या? 3 न्यूक्लियाई हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या इक्वल बंटवारा हुआ क्या? नहीं ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कम मिला ना। तो ये ऑक्टेट क्या माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है कि इनमें से किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो B2H6 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट कंसीडर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर कट है मेरी बात? बढ़ जाएं आगे। अब नेक्स्ट बात कि इसके जो एंगल्स की बात करते हैं। ये इनके एंगल्स की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं यार, इसमें 3 टाइप के एंगल ऑब्जर्व किए गए हैं। यहाँ तो देखो प्रॉपर 120 का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको अल्फा मान लेना थोड़ी देर के लिए। और इधर जो ऑब्जर्व किया गया है इस तरफ, तो ये 92 का ऑब्जर्व किया गया है, जबकि यहाँ पे जो ऑब्जर्व है वो 84 के करीब का एंगल, 84-85 के करीब का एंगल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अल्फा बोल रहा हूँ और इसको बीटा बोल रहा हूँ, इसको गामा बोल रहा हूँ, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा, अल्फा, फिर कौन सा बीटा, और लास्ट में कौन सा गामा। तो याद रखोगे, अगर ये आउटर की तरफ से देखें तो इधर वाला 120 है, क्योंकि वो पूरा ट्रायगोनल प्लेनर शेप में है, लेकिन अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया है, ब्रिज फॉर्म में आ गया है, तो ये वाला ब्रिज के टर्म में इसलिए 84 है, एंगल डिक्रीज कर गया। और ये हाइड्रोजन ब्रिज हाइड्रोजन वाला है, तो ये 92 है। तो 3 टाइप के एंगल मिलेंगे, 120 का मिलेंगे, 92 के मिलेंगे और 84 के मिलेंगे। ठीक है, तो 84 के आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। 92 के भी आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और 120 के कितने मिलेंगे, वो भी आपको 2 मिलेंगे। ठीक है ना यार, बात समझ में आ रही है? क्लियर कट है? ओके, तो अल्टीमेटली बस मैंने आपको ये बताया कि कितने टाइप के एंगल हैं, कौन कौन से एंगल हैं, कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक बात आपसे पूछूं अगर मैं, कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो बॉन्ड लेंथ है और जो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड लेंथ है, किसका बॉन्ड लेंथ स्ट्रांग होगा? क्या बोला? बोरॉन के भाई 2 बॉन्ड लेंथ है ना, देखो एक बॉन्ड लेंथ ये आएगी, एक बॉन्ड लेंथ ये आएगी, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक बॉन्ड लेंथ ये वाली आपको मिलेगी और एक बॉन्ड ये मिलेगी। डिफरेंट होगा बॉन्ड लेंथ में, अंतर होगा, साफ साफ है, अंतर तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की है और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की है। अब आप लॉजिक सोचो यार, किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? तो देखो होता ये है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा हुआ मिलेगा एज कंपेरिजन टू दिस, कंपेरिजन वर्ड है ये, एज कंपेरिजन टू दिस। अगर यहाँ पे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली जो बॉन्ड है, जो आपकी ब्रिज वाली बॉन्ड है BH की, और जो टर्मिनल वाली बॉन्ड है ये वाली, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी, तो ये वाली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है भाई, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम इसकी है। तो अल्टीमेटली याद रखना कि BH का जो सेंट्रल ब्रिज वाला ही है, ब्रिज वाली है, उसकी बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू BH के, किसकी बेटा, साइड ब्रिज की, या यूँ कहूँ टर्मिनल वाले की। ठीक है, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सी है, वो आपकी ब्रिज वाली स्ट्रॉन्ग है एज कंपेरिजन टू उसके। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसके बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये जो 4 बॉन्ड दिख रही है ना, ये वाली जो 4 बॉन्ड दिख रही हैं साइड ब्रिज वाली, ये ईजिली टूट जाएंगी। मतलब अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं CH3Cl के साथ, तो आपने कभी फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन टाइप पढ़ा होगा, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। मतलब मान लेते हैं ये हटा ही देते हैं, ये अपने साथ है, ये CH3, और अगर तोड़ोगे और मतलब CH3 लगाओगे तो ये क्या हो जाएगी, BH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ये H इधर। फिर से अगर आप इसमें CH3Cl डालोगे तो ये तो था ही था, यहाँ पे भी आ जाएगा और H रह जाएगा। और फिर से करोगे तो फिर से पॉसिबल है इट्स लाइक दिस। लेकिन अगर तुमने गलती से और कर दिया तो आंसर आएगा नो रिएक्शन, इसके बाद नहीं होगा। मतलब ओवरऑल यहाँ से यहाँ जाने में हमने ये देखा कि ये भाई 4 बॉन्ड हमारे वीक थे, इसलिए ये वाले बॉन्ड टूट गए। तो ओवरऑल कितने मोल CH3Cl के यूज़ हुए, मोल CH3Cl के कितने यूज़ हुए, तो यार 4 मोल यूज़ हुए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछता है भाई कितने मोल यूज़ हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो भी एग्जाम्पल मैंने लिया, ये सारा एग्जाम्पल मैंने B2H6 को, दैट इज डाइबोरिन को लेके लिया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब अगला आएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा AlCl3 का डाइमराइजेशन। क्या बोला मैंने, AlCl3 का डाइमराइजेशन। जब कभी भी AlCl3 का डाइमराइजेशन कराएंगे तो वो भी बनाएगा Al2Cl6। ठीक है, जब आप AlCl3 डाइमराइजेशन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, Al2Cl6। इसका मतलब इसके भी डाइमराइजेशन होने की चांसेस हैं। तो पहले चेक करो कि क्या इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हुई। पहले ये चेक करो कि बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती थी। मैंने क्या कहा था, ब्रिज बॉन्डिंग को चेक करने से पहले ये चेक करना है कि बैक बॉन्डिंग तो नहीं है। तो भाई देखो, ये आपका किसका है, 3p का, लेकिन एल्युमिनियम भी किसका है, 3p का है ना 3p का। तो क्या 3p में बैक बॉन्डिंग होगी क्या, तो आंसर इज नहीं होगी। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या होगी, तो आंसर इज सर ब्रिज बॉन्डिंग होगी। क्या होगी, ब्रिज बॉन्डिंग होगी। तो अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो आपको किसकी मिलने के चांसेस हैं, ब्रिज की मिलने की चांसेस हैं। अदरवाइज आपको बैक मिलता। मैंने आपसे कहा था ना, पहले बैक चेक किया करो फिर ब्रिज चेक किया करो। अब इनके अंदर भी अगर ब्रिज बनना है तो ब्रिज बनेगा कैसे, तो आओ देखते हैं। एकदम सेम काम है बट थोड़ा सा इस बार डिफरेंस है।
ठीक है, इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ होगा और इसका एक एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ होगा। इस बार देखो बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर क्या था, हाइड्रोजन कंजर था, गरीब था, इसलिए आप बॉन्ड तोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है और वो अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन ठरक से यहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है। ये तो अगर ये अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा ना, तो कंडीशन कुछ आपको ऐसी मिल जाएगी। इस बार आपको डांस कराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बॉन्ड को ये ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स का मूव करा सकते हो, ठीक है। आप नॉर्मली क्या करा सकते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का मूवमेंट दिखा सकते हो, और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मूवमेंट की वजह से जो बॉन्डिंग होगी वो आपकी ब्रिज बॉन्डिंग क्रिएट कर जाएगी, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर इसमें क्या क्या नया नया है, तो आओ तो देखो पहले तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखते हैं। अगर मैं टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बात करूं तो इस बार आप बताओ कौन कौन से टाइप की बॉन्डिंग होगी। तो पहले तो देखो इनकी अगर मैं बात करूं तो कितने न्यूक्लियाई हैं इनके बीच में, तो सर 3 न्यूक्लियाई हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इस बार 2 नहीं है, इस बार 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि देखो ये तो परमानेंट है, लेकिन बाकी जो 6 में से थे ये लोन पेयर की वजह से यहाँ गया था, तो 2 परमानेंट में थे और 2 लोन पेयर की वजह से ट्रांसफर हुए। सुना बात ध्यान से, 2 आपके परमानेंट में थे ही थे और 2 लोन पेयर की वजह से ट्रांसफर हुए, तो ये हो गए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो हाल ऊपर वाले के साथ हुआ है वही हाल नीचे वाले के साथ हुआ है, इसलिए सीधे लिख रहा हूँ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के कितने, तो आंसर है सर 2। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के कितने, तो आंसर इज 2। बाकी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने, तो अंडरस्टूड है 4, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको हम लोग कंप्लीट ऑक्टेट की कैटेगरी में रखते हैं। कंप्लीट ऑक्टेट की कैटेगरी में इसको इसलिए रखते हैं बेटा कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की खासियत ये है कि इस बार इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और न्यूक्लियस क्या है, कम है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और न्यूक्लियस कम है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। बराबर भी होता तब भी ऑक्टेट कंप्लीट होता। लेकिन पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन था, मतलब न्यूक्लियस ज़्यादा थे इलेक्ट्रॉन कम थे। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसलिए याद रखना Al2Cl6 को जो डायमराइजेशन है वो कंप्लीट ऑक्टेट को दिखाता है, जबकि B2H6 वाला कंप्लीट ऑक्टेट को नहीं दिखाता है। बात मेरी समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, बाकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस बार ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, तीनों ही sp3 है। तो याद रखना भाई 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के एक भी नहीं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के 2 और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 4। तो ये आपकी बात हो गई किसके अंदर, Al2Cl6 की। अगली बात करेंगे Al2CH3 के होल थ्राइस की। अब ये भी बैक बॉन्डिंग में जाता है, तो पहले तो देख लो ब्रिज बॉन्डिंग में तो नहीं जाता है, ब्रिज बॉन्डिंग में तो नहीं जाता है, कहाँ से चला जाएगा, कुछ है ही नहीं देने लेने के लिए। तो मैंने क्या कहा था, आई एम सॉरी, देखो कि ये बैक बॉन्डिंग में तो नहीं जाता है, तो आंसर इस देखो यार बैक बॉन्डिंग में तो नहीं जाएगा, तो आंसर इसको कहाँ जाना चाहिए, ब्रिज बॉन्डिंग में जाना चाहिए। तो अगर कोई स्पीशीज बैक बॉन्डिंग में नहीं जा रही है तो वो कहाँ को जाएगी, ब्रिज बॉन्डिंग को जाएगी। तो ये बैक बॉन्डिंग को तो नहीं जाएगी, बैक बॉन्डिंग को नहीं जाएगी, क्योंकि कोई कंडीशन सेटिस्फाई बैक बॉन्डिंग वाली नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, तो देखो फिर वही आप सोचोगे सर कार्बन के पास तो ऑक्टेट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो इस बार कार्बन ब्रिज बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, तो फिर वही बात
बॉन्ड परमानेंट थोड़ी ना है, बॉन्ड परमानेंट थोड़ी ना है। इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा क्या? थोड़ा इरेजर ले लूं। ये और ये आप देख पा रहे होगे, कार्बन के पास ऑक्टेट में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। बस बेचारे की दिलेरी ये है कि अपना ध्यान नहीं दे रहा, वो एल्युमिनियम का ध्यान दे रहा है। वो जानता है कि एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और एल्युमिनियम ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो एल्युमिनियम डायरेक्ट बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। तो इस बार एल्युमिनियम से दो एल्युमिनियम को जोड़ने के लिए बेचारा क्या चाहेगा कि वो चाहेगा कि चलो मैं उसकी मदद कर देता हूँ और इस बार मैं डांस करता हूँ। अभी तक मेरे हाइड्रोजन डांस कर रहे थे, अब मैं डांस करूँगा, मतलब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा। फिर वही बात, जिस रेट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटेगा उसी रेट से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन टूटेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और इधर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। तो अल्टीमेटली ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में ही आएगा। भाई है तो एक ही बॉन्ड ना, उस बॉन्ड में है तो वही 2 इलेक्ट्रॉन, होना तो वही 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। तो बोलो बात तो वही है ना यार जो पीछे पड़ी थी, ये वाली बात तो है तो यही चीज। बस इस बार क्या है, वहां पे दानवीर कौन था? हाइड्रोजन था, खुद के पास ना होने के बावजूद भी दे रहा था। यहाँ मिथाइल के पास ऑक्टेट पूरा है, उसके बाद भी वो तोड़ के देगा। तो दानवीर ये भी है, दानवीर ये भी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है। जबकि Al2Cl6 में तुमने देखा कि वो कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था? तो लोन पेयर वाले डोनेट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंडीशन कुछ आपके सामने ऐसी नजर आ रही है। अब इनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मिथाइल ग्रुप और ये भाई साहब हमारे टर्मिनल मिथाइल ग्रुप हैं। क्या बोलते हैं इनको? आप बोलते हो सेंट्रल मिथाइल ग्रुप या ब्रिज मिथाइल ग्रुप। ब्रिज मिथाइल, और ये हमारे 4 क्या हैं? टर्मिनल मिथाइल्स। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलता हूँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने, तो भाई देखो तुम्हारे सामने है यार, तुम्हारे सामने है भाई ये एक यहाँ से दिख रहा है और एक आपको यहाँ से दिख रहा है ना। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के, थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने हैं? तो 2। ठीक है अब सॉरी, अब इस बार बताओ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने हैं? तो अगर तुम्हारे मन में 8 चल रहा है, सॉरी 4 चल रहा है, ये वाला देखो सर, ये अगर ये 4 चल रहा है तुम्हारे मन में तो तुम गलत चला रहे हो। अब बताएं, ये 4 नहीं है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 22 हैं। और यही क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा था कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के कितने? तो आंसर इज 22। अब बोलोगे सर 22 कैसे आ गए? तो आओ दिखाते हैं 22 कैसे आए। देखो 4 तो तुम्हारी आंखों को दिख रहे हैं, 1 2 3 4 सुंदर सुंदर से। अब इधर देखो, ये भी तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, मिथाइल मतलब CH बॉन्ड, ये भी तो तुम्हारी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ की CH भी तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप गिन लो कितने CH बॉन्ड हैं। तो 1 2 3 यहाँ दिख गए, 3 यहाँ दिख गए, 6 यहाँ, 3 दिख गए, 9 3 12 3 15। ठीक है, यहाँ पे 15, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, ये हो गया 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21 और ये हो गया 22। तो टोटल मिला के आपके 22 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इस बात का ख्याल रखिएगा, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ओलंपियाड दे रहे हो, बिट्स प्लानिंग के एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, अदर इंस्टीट्यूट्स के एग्ज़ाम दे रहे हो, अदर एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेगा कि
CH3 के होल थ्राइज में, ठीक है, कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के और कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, याद रहेगी बात। तो ये जो हमने जितनी बातें की ये सारी बातें हमारी ब्रिज को लेके थी। अब हम लोग आगे को बढ़ते हैं और इस बॉन्ड को पढ़ते हैं। अगली बॉन्डिंग जो मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ तक आपकी बात सारी क्लियर है? जितना मैंने बताया ब्रिज का इधर से लेकर इधर तक एक बार ज़रूर देखना लॉजिकली। और जो मैंने शुरुआत में बताया कि कैसे ब्रिज और बैक कैसे बैक बॉन्डिंग और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस आपस में इंटरलेट होते हैं, इसका भी ध्यान देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली बॉन्डिंग जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे तो उसको द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुलाना चाहिए। सोचो मैं कितना तवज्जो दे रहा हूँ इसको द लगा के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो या द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो, इसकी भौकाल है, केमिस्ट्री में अलग ही भौकाल है भाई साहब की। मतलब ये आके उलट फेर केमिस्ट्री में खूब मचाते हैं, इसको तुम लोग बोलते हो ना एक्सेप्शनल केस, है ना। तो आओ समझते हैं। आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो मैं आपको पहले बता दूं, जो दिमाग में कचरा है इसको अलग कर देना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं अलग लेवल पे पढ़ाऊंगा। मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ाने का लेवल ही एकदम अलग होता है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप की ऐसी केमिकल बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केमिस्ट्री में एक टाइप की ऐसी केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें हाइड्रोजन एक बॉन्ड तो अपने अंदर अपने मेंबर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन दूसरी बॉन्ड दूसरे मेंबर के साथ एक शेयरिंग है, एक इंटरेक्शन है। इस इंटरेक्शन को अपन लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या बोला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग is a type of chemical bonding in which hydrogen form one bond as a covalent while other bond is a interaction and that interaction is known as hydrogen bonding। बात मेरी समझ में आया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का केमिकल बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन एक के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठा है, जिसमें बाकी दूसरा दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। मैं एक बहुत एग्जांपल ले रहा हूँ, दोनों के तुम्हारे मन का भूत उतारूंगा। बच्चे बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मैंने कहा ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल F वाटर है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो क्या इसमें तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है? तो बच्चे बोलते हैं सर ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अबे ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब हो ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब हो जब हाइड्रोजन एक बॉन्डिंग तो परमानेंट बनाए। ये परमानेंट बॉन्ड है इसकी, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड अपने मॉलिक्यूल में, और अपने आपने सेम जैसे दूसरे मेंबर के साथ इंटरेक्शन। यहाँ पे भाई पार्शली नेगेटिव का चार्ज, यहाँ पार्शली पॉजिटिव का चार्ज। मतलब एक तो खुद की घर की बीवी चाहिए और एक दूसरी बाहर वाली भी चाहिए। घर वाली पे तो है ही है, अपनी घर की है, एक बाहर वाली भी चाहिए, और बाहर वाली को इंटरेक्ट कर रहे हो तुम। उस इंटरेक्ट को कहो कि क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। अब पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो पानी का एक ग्लास में कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग in which hydrogen form one bond as a covalent and other bond is a interaction and that interaction is known as hydrogen bonding। ये इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बुलाते हैं। तो मेरा बेसिक सा ट्रिक होता है, आप एक को H ले लो, इधर वाले को A ले लो, इधर को B ले लो। मतलब जब भी मैं ऐसे लिखता हूँ भाई H A और B, H A और B, तो ये मान के चलिएगा, ये मान के चलिएगा वे क्या हो रहा है कि ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड जो है ये हमारी कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये वाली जो बॉन्ड है ये एक इंटरेक्शन है, और इसी इंटरेक्शन को आप नाम देते हो H बॉन्डिंग।
तो HAB ट्रिक याद रहेगी भाई, HAB, HA के साथ तो कोवेलेंट है और B के साथ तो क्या है, एक इंटरेक्शन है। और आप मानोगे नहीं, यहाँ की जो कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी है ये करीबन 200 किलो जूल होती है पर मोल, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन है ये 8 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल की रहती है। आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटरेक्शन, अबे तो है तो ये टाइप का इंटरेक्शन ना, परमानेंट बॉन्ड थोड़ी ना है। अब तुम्हारे दिमाग में होगा सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हम तो पढ़ के हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एडिशनल बॉन्ड है। एक के पास सिर्फ 2 टॉफी थी, एक मतलब एक के पास 100 जूल की एनर्जी, 200 जूल की एनर्जी थी, एक के पास 250 जूल की एनर्जी थी। तो बट ऑब्वियसली 250 जूल वाले की ज़्यादा होगी 200 से। लेकिन अगर तुम 200 और 50 को इंडिविजुअल कर दो कि भैया मेरे पास 200 तो कोवेलेंट से आई है और 50 जो है वो मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आई है, तो इंडिविजुअल सोचो कि थी तो मेरे पास टोटल 250, तो 250 में से 200 मैंने दी किसको, कोवेलेंट को दी, बाकी 50 मैंने इस इंटरेक्शन को दी जिसको हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम दिया। तो हम बोलते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कॉम्प्लेक्स थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल होने लगता है, क्योंकि पहले सिर्फ मेरे को 200 जूल लग रहा था तोड़ने में, अब मेरे को 250 जूल लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ मेरे और साथी मेरे आगे पीछे और आ गए हैं, मुझे प्रोडक्ट कर लिए, अब तुम तोड़ के दिखाओ। इसलिए बोलते हैं लोग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। हाँ ना, ये तो एक इंटरेक्शन है, घरवाली तो घरवाली होगी, बाहर वाली से तो इंटरेक्शन ही होगा ना यार, तो एक इंटरेक्शन है सिर्फ। ठीक है, ये इंडिविजुअल देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो नहीं, कोवेलेंट से स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में एडिशनल गिफ्ट है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में एडिशनल गिफ्ट है, कोवेलेंट के साथ साथ हाइड्रोजन है। तो ये बात माइंड में रखना, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ मैंने क्या बताया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ मैंने बताया है। ठीक है, 8 से 42 जूल के करीब होती है। एक केस एक्सेप्शनल केस है केमिस्ट्री में, एक केस है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है, और वो होता है ये वाला केस, HFF- वाला। यही एक ऐसा केस है, दिस इज द ओनली केस इन द केमिस्ट्री, स्टार लगा दीजिए, जहां पे यहाँ पे भी नियरली 200 होती है, और इस बार इंटरेक्शन से भी कितनी आती है, नियरली 200 किलो जूल की आती है। तो इसके अलावा अगर इसको छोड़ दें तो बाकी जो हमारा B के साथ H का इंटरेक्शन है, जो कि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बोल रहे हैं, वो लगभग 8 से 42 किलो जूल पर मोल के करीब रहती है। ठीक है, क्लियर कट है, बात समझ में आ रही है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए भी तो टैलेंट चाहिए ना। अरे भाई साहब, किसी के यहाँ 2 बीबी रखनी है, एक अपनी परमानेंट हो और एक बाहर वाली हो, तो क्या नॉर्मल इंसान कर पाएगा ऐसा? नहीं ना, तो टैलेंट चाहिए ना उसके लिए भी। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए भी कुछ टैलेंट कहानी आनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूँ जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। हर जगह हाइड्रोजन उठा के चिपक जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आइए कंडीशन समझते हैं। देखिए कंडीशन आप पढ़ के आए हो नॉफ, तो मैं वैसा नहीं पढ़ाने वाला, थोड़ा अच्छा पढ़ाना होगा। देखिए कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी बनेगी, तो ये तो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ H और B के बीच में। जो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड है, इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो एलिमेंट A दिख रहा है आपको, ये आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइम कार्बन भी होता है और क्लोरीन भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। जबकि यहाँ वाले मेंबर ग्रेटर देन और नियरली इक्वल टू 3.0 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में रखने वाले एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, जिसको आप पढ़ते हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बट सम टाइम आपको क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, एक्सेप्शनल कह सकते हो। तो कंडीशन याद रखना कि
हाइड्रोजन जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है वो कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्लोरीन भी हो सकता है, जबकि अगर मैं जिसके साथ उसने कोवेलेंट बना रखा है तो वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन और क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब वो बात अलग है कि अगर मैं बोलूँ कि इसकी बॉन्ड लेंथ D1 है, इसकी बॉन्ड लेंथ D2 है, तो कौन बड़ा होगा? तो यार D2 इज ग्रेटर देन D1। अरे बट ऑब्वियस ना यार कि यहाँ का जो बॉन्ड इंटरेक्शन है वो बहुत लूज है, 80 मतलब 8 से 42 किलो जूल का है, तो बॉन्ड इंटरेक्शन कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर कट है? तो अल्टीमेटली आपने ये देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कंडीशंस होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अभी एग्जांपल्स भी उसी में आ जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के असल में दो टाइप होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, और एक पढ़ा होगा आपने इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंटर के अंदर भी दो होते हैं भाई, एक होता है होमो इंट्रा इंटर और एक होता है हेट्रो इंटर। एक होता है होमो और एक होता है हेट्रो। तो एक एक करके समझते हैं क्या होमो है क्या हेट्रो है। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले इंटरमॉलिक्यूलर की। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, तो आओ देखो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग क्या होती है। पहले अगर मैं होमो का एग्जांपल लेता हूं, तो होमो का मतलब अपने ही फैमिली मेंबर बट अपने से ज़्यादा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये लेते हो H2H2 ले सकते हो, यहाँ भाई पार्शली नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी परमानेंट बीबी और ये आपकी इंटरेक्शन वाली बीबी, इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हो। उसी तरह ये अमोनिया, ये इसकी परमानेंट बीबी इधर वाली और ये वाली इसकी इंटरेक्शन वाली बीबी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली। ठीक है, तो अगर अपने ही अंदर हैं तो वो होमो में आ जाएगा, और अगर मैं दो अलग अलग को ले लूँ, जैसे मान लिया मैंने फ्लोरीन, तो यहाँ पे देखो HAB, ट्रिक ये हमेशा याद रखना, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, तो ये इंटरेक्शन ये, और यहाँ आया पार्शली नेगेटिव। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हो यार। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो चूंकि आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यार अगर अपने फैमिली में ही है, अपने ही मेंबर हैं, तो वो होमो दे दिया, और अपने से ज़्यादा है तो उसको हमने हेट्रो दे दिया। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चे पूछते हैं बहुत सवाल, स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रेंथ क्या होगी। तो आओ देखते हैं। देखो, अगर मैं पहले बात करता हूँ होमो के अंदर, मान लेते हैं मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूँ, HAB, ठीक है ना, HAB, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो देख लिए इसकी बॉन्ड लेंथ मतलब स्ट्रेंथ ए मान ले रहा हूँ, इसको बी मान ले रहा हूँ, इसको सी मान ले रहा हूँ, और मुझसे पूछ रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ में इनको अरेंज करो। तो जब कभी भी ऐसे केसेस में बॉन्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करना होता है तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के। जितना ज़्यादा बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना उसको अपनी तरफ खींचेगा, और जितना वो उसको अपनी तरफ खींचेगा उतनी बॉन्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। क्या बोला मैंने, एफ और एच में जितना फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसको अपनी तरफ उतना खींचेगा, और जितना वो अपनी तरफ खींचेगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा किसकी होगी, एच ए की, फिर बी की, और फिर क्या होगी, सी की। लेकिन ये किस केस में है, होमो के केस में। हेट्रो के केस में गेम बदल जाएगा, इसलिए रेडी रहिएगा। अब जब भी बात आप हेट्रो एटम्स, हेट्रो के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की करोगे, स्ट्रेंथ की करोगे, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। लेट सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया इसका, और एक एग्जांपल ले लिया ये। लेट सपोज करना हेट्रो के दो केस लूंगा जहां पे दोनों ही डिफरेंट हो। अब सोचिए, अब अगर मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और मैंने इसको सी बोल दिया, अब मैंने आपसे कहा कि इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ में कंपेयर करो, तो यहां अच्छे अच्छे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। आप तो फिर भी स्टूडेंट हो, है ना। देखो होता क्या है, असल में यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इस बिहाफ पे देखी जाती है कि कौन कितनी ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। क्या बोला मैंने, कौन कितनी ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो जो भी स्पीशीज जितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उसके साथ उतनी जल्दी इंटरेक्ट करेगा। यहाँ पे हमेशा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी होती है। बी मतलब जिससे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हो, याद रखना, इसको मैं बी बोलता हूँ हमेशा। ये भाई ट्रिक कभी मत भूलना, एच ए बी वाली, जो बी है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना अच्छा वो लुईस बेस होगा। लुईस बेस याद है केमिस्ट्री में, ऐसी स्पीशीज जो इजीली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें उनको हम लोग लुईस बेस बुलाते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो आंसर आपका आएगा वो कुछ ये आएगा कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बी की होगी, फिर ए की होगी, और उसके बाद आपकी लास्ट में सी की होगी। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा पोलराइज करेगा, तो इस बार उस नेचर से अलग कहानी है। यहाँ पे क्या वो क्या था, आपका होमो था, और यहाँ पे अलग अलग बात आ गई, हेट्रो की बात आ गई है। यहाँ पे हेट्रो की बात आ गई है, ठीक है, तीनों अलग अलग हैं। इसलिए ऐसा देखा गया है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या है, बी है। ठीक है, बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है, इनवर्स है, या लुईस बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल सकता हूँ, याद रहेगी बात। उसी तरह पे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा आ जाए, सवाल कुछ ऐसा आ जाए, ये ए है और ये बी है, ठीक। इस बार मैंने बी को कांस्टेंट रख दिया है, मतलब मैंने बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट कर दी है। तो इस बार भी स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए होती है, या यूं कहूं कि लुईस एसिड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लुईस एसिड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, ए दोनों बी दोनों में कांस्टेंट है, आपको दिख रहा है बी दोनों में कांस्टेंट। ए की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है दैट इज ये। वही खुद सोचो ना यार, अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन इसको यहाँ से खींचेगा, और जब ये इसको खींचेगा तो ये इधर को जाएगा, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किधर को चाहिए, मुझे नाइट्रोजन की साइड चाहिए। अब मैं बोलूँगा कि भैया मैंने एक क्या किया है, एक रस्सी पकड़ ली, एक तरफ से यहाँ खींच रहा हूँ, एक तरफ से तुम खींच रहे हो, तो अगर मैं ज़्यादा खींचने लगूंगा रस्सी अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से रस्सी ज़्यादा खींचने लगूंगा तो तुमको उतना हिस्सा कम मिलेगा। अब देखो यार बी ज़्यादा यहाँ पे एफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पूरा खींचेगा, इसका मतलब ये पूरी स्ट्रेंथ किधर को जाएगी, इधर को जाएगी। तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या देखते हैं, ए की देखते हैं कितना इन्वर्सली है, तो इसका मतलब अभी भी स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हुई, ए की स्ट्रेंथ बी की स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, इस बात का आपको ख्याल हो, पता होना चाहिए, यूं कहूँ। ठीक है, तो ये सब अच्छी नॉलेज है, सीखने को मिल रहा है आपको, दैट्स नाइस। अब हम बात करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो जब कभी बात इंट्रा की करते हो तो इंट्रा का मतलब होता है अपनी फैमिली के अंदर। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे इसको आप जनरली केमिस्ट्री बुलाते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो लगाए इसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बुलाते हैं। अब देखो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है, इंटरेक्शन दिखाना है, आप चाहते हो कि इंटरेक्शन हो जाए, तो ये इंटरेक्शन, ठीक है, ये 6 मेंबर की रिंग बन रही है, ये ए एक, ठीक है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। देख सकते हो ये एच हो गया, ये आपका अपनी भाषा में ए हो गया और ये अपनी भाषा में क्या हो गया, बी हो गया। भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा पार्शली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पार्शली थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, है ना। तो ये कितने की रिंग बन जाएगी, तो ये आपकी कितने की रिंग बन रही है, 6 मेंबर की रिंग बन रही है। तो जब कभी भी अपने अंदर ही बॉन्डिंग हो तो उसको बुलाते हैं इंट्रा, और अगर दूसरे के साथ हो तो उसको बुलाते हैं इंटर। ठीक है, क्या बोला, अगर अपने अंदर ही हो तो उसको बुलाते हैं इंट्रा, और दूसरे के साथ होती है तो उसको बुलाते हैं इंटर। ठीक, बात समझ में पता होनी चाहिए। अब इन केस अगर कंपैरिजन आता है, कंपैरिजन बिटवीन इंट्रा एंड इंटर, तो आप इतनी केमिस्ट्री तो जान चुके हो। देखो साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं मान लूं इंट्रा की बात कर रहा हूं और मैं एक इधर इंटर की बात कर रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का ले लिया है और एक मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल का ले लिया है यार। देखो यहाँ पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पार्शली नेगेटिव और यहाँ पार्शली नेगेटिव, और यहाँ पार्शली पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये इधर से इंटरेक्शन, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पार्शली पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, अपने अंदर की कहानी है। तो इसलिए इंटर जो है होगी, जो इंटर वाली होगी वो इंट्रा वाले से ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो ये बात तुमको पता होगी, पता होनी चाहिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, इंटर ज़्यादा स्टेबल है कि इंट्रा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि चलो आओ खेलते हैं दो डिफरेंट इंट्रा के बीच में। इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जानने के लिए बच्चे मेरे, मैंने एक PYQ सीरीज़ शुरू कर रखी है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो और PYQ सीरीज़ में जाओ
और मेरी PYQ सीरीज़ को अटेम्प्ट करो और देखो कि मैंने कितने प्यारे प्यारे मस्त मस्त क्वेश्चन करा रखे हैं वहाँ पे। आप PYQ सीरीज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करो, आपसे रिक्वेस्ट है। डेली 9 PM पे सीरीज़ होती है यार, ये रात के 9 बजे सीरीज़ को मैं चलाता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग की मैंने करीबन 4 या 3 सीरीज़ चलाई हैं, उसमें देखना बहुत सारा मैंने केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं। मेरा मोटिव होता है कि यहाँ पढ़ाओ और वहाँ क्वेश्चंस कराओ, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, विच इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। है तो दोनों ही इंट्रा। देखो ये होता है पहला ऐसा केस जिसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाती है। देख सकते हो ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 सॉरी, ये 4, ये 5 के रिंग, ये 5 के रिंग, जबकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 की रिंग। तो यार इसके अंदर कितने की रिंग आ रही है? 6 रिंग आ रही है। इसके अंदर कितने की रिंग आ रही है? तो 5 की रिंग आ रही है। तुम बताने की ज़रूरत नहीं है कि 6 रिंग के अंदर इंटरनल कंपेंसेशन ना के बराबर होगा, जबकि 5 रिंग के अंदर थोड़ा सा इंटरनल कंपेंशन होगा, रिपल्जन हो सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में। इसलिए ज़्यादा स्टेबल कौन सी रिंग है यार? 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है, ओके। तो इसलिए याद रखिएगा 6 मेंबर की रिंग ज़्यादा स्टेबल है। और अब इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अगर कुछ ये आ जाए तब क्या करें? इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, आंसर तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पे रिंग 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये आपकी 7 की रिंग है, ये 7 की रिंग है, ये आपकी 6 की रिंग थी और ये आपकी 5 की रिंग है। इसको C बोलता हूँ। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब एक एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, बस छोड़ रहा हूँ। तो एक बात याद रखना यार कि वेपर प्रेशर और वॉलेटिलिटी ये दोनों याद रखना इंट्रा का इंटर से ज़्यादा होता है। क्या बोला मैंने? वेपर प्रेशर और वॉलेटिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? इंट्रा की ज़्यादा होती है इंटर से। जबकि सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें इंटर की ज़्यादा होती हैं इंट्रा से। जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, इंट्रा में कंपेयर करने को आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखना। एक लास्ट कि अगर आपसे बोलता है सेपरेशन करो बिटवीन HF एंड F2 के बीच में एक कंटेनर में HF पड़ा है, एक कंटेनर में F2 पड़ा है, दोनों कंटेनर में पड़े हुए हैं। इस कंटेनर में आपके पास HF भी है और इस कंटेनर में आपके पास F2 भी है, और आपसे बोल रहा है इनको सेपरेट करो। तो कैसे सेपरेट करोगे? तो इसको सेपरेट करने के लिए तुम ऊपर से क्या डाल दो बेटा? KF डाल दो। अब KF भाई साहब क्या जादू दिखाएगा? तो ये KF जो है ये HF से कंबाइन करेगा और F2 से कंबाइन नहीं करेगा, तो ये बनाएगा KHF2। और चाहो तो देख सकते हो ये ऐसे ब्रेक हो सकता है HF2 माइनस में, और यहाँ पे खुदा ने बहुत तगड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रखी है। मैंने आपसे बताया था यही एक ऐसा केस है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत तगड़ा है, ठीक है। ये भाई A हो गया,
H हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक है। तो F2 जो है नीचे रह जाएगा, जबकि HF KF से कंबाइन कर जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपसे H2 और HF को सेपरेट करने को कहता है तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओके, जितनी बातें आप याद रखेंगे आज के लिए इतना काफ़ी था। रिवाइज करके बैठिएगा। नेक्स्ट टर्न पे मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊँ और डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊँ। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, डाइपोल मोमेंट एंड सॉल्युबिलिटी, वो मैंने डिस्कस नहीं किए, वो लास्ट टॉपिक मान के चल रहा हूँ, डिस्कस करूँगा। तो इतनी बातों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना यार। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इसको अपने दिमाग में इस कोड को जितनी जल्दी बैठा लो सो दैट आप मेरे साथ इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पा सको, ठीक है। नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना यार। आप हमसे कनेक्ट रहोगे, पता क्या चलेगा कि हमारी कब कब वीडियो कौन सी आनी है, इसका भी ध्यान देना है आपको, तभी सो दैट आप कोर्स ना छूट सके। और हमारी फटाफट अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो यार, ठीक है। हमारी ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और वहाँ पे धीरेन क्षेत्रपाल टाइप करना। और मेरी जो PYQ सीरीज़ हैं, अब तो अगर आपकी रिकॉर्डेड वीडियो में है तो आप मेरी PYQ सीरीज़ ज़रूर देखना और मुझे फॉलो करना, ठीक है। हमारी टीम को फॉलो करना, हमारे अनअकैडमी को फॉलो करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।